हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान और आप देख रहे हैं ओए पढ़ ले। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009। ठीक है, तो आज हम ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और ना शायद ऐसा जैसा आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इतना डिटेल में, इतना मतलब अच्छा टॉपिक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा हिसाब से, मेरे हिसाब से। ठीक है, और दूसरी चीज ये मेरा जो तरीका होता है ना, एक होता है मास्टरी ओरिएंटेशन का। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने एक क्लास देख ली तो इसके बाद आपको इस राइट टू चाइल्ड मतलब ये जो आरटीई है इसके रिगार्डिंग में और कोई भी वीडियो देखने की कोई भी जरूरत ना पड़े। और इसके बाद आप दुनिया जहान में कोई भी क्वेश्चन कर लेना राइट टू चाइल्ड एजुकेशन का, वो आपसे सारे के सारे हो जाएंगे। अगर ना हो तो बता देना, ठीक है। चलो, अब देखो इसमें ना बहुत सारे चीजें आएंगी, लाइक बहुत सारे सेक्शंस आएंगे, वो आपको सारे नहीं करने, मैं आपको बता दूं कौन कौन से। देखो पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड देखो, ये आया कैसे है एक बार चेक कर लूं आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ, क्लियर दिख रहा है। देखो देखो पहले ना एक आर्टिकल 45 और 39F है जो डीपीएसपी होते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल 45 39F में था। ठीक है, डीपीएसपी क्या होते हैं कि जो कंपलसरी नहीं, स्टेट चाहे तो कर सकता है, उसकी मर्जी है। उसमें ये था कि एक स्टेट फंडेड इक्विटेबल और एक्सेसिबल एजुकेशन मिलनी चाहिए, किसमें आर्टिकल 45 और 39F में था पहले। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन राइट टू एजुकेशन वाज रामा मूर्ति कमेटी रिपोर्ट इन 1990। तो फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट राइट टू एजुकेशन कब आया था? 1990 में, रामा मूर्ति कमेटी। ठीक है, उसके बाद इन 1993 द सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट, ये आपको किसी काम का नहीं है, बस उसमें ये हुआ था कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो लिखा हुआ है ना साइड में, ये है आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मींस हमें जीने का अधिकार है और हमें खुल के जीने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद तपस मजूमदार कमेटी 1999 was set up which encompassed insertion of article 21A। अगर पूछ ले किस कमेटी के बेस पे आर्टिकल 21 से मिलाया गया, तो तपस मजूमदार कमेटी 1999। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद देखो ये जुड़ा किस आर्टिकल पे, ये जुड़ा किस अमेंडमेंट एक्ट पे? द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 2002। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट इन द पार्ट 3। पार्ट 3 में कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, पार्ट 3 में। ठीक है, उसके अंदर आर्टिकल 21A जोड़ा गया। 21 तो था ही, उसके अंदर 21A उसका एक सब पार्ट जोड़ दिया गया, जिसमें कि विच मेड राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, और द 86 दिख रहा है क्या? हाँ, द 86th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ फॉलो अप लेजिस्लेशन। इसके बाद एक लेजिस्लेशन बना फॉर राइट टू एजुकेशन बिल 2008 और फाइनली राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, ठीक है भाई, तो 2009 में बन के तैयार हो गया था, पर लागू कब हुआ? लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, ये लागू हो गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था। होगी बात क्लियर? चलो अब आगे, अब देखो, अब देखते हैं इसको पूरा डिटेल में, अब देखते हैं इसको पूरा डिटेल में। देखो 2009 एक्ट 2009। ठीक है, सेक्शंस कितने थे? अगर पूछ ले टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने थे? टोटल नंबर ऑफ सेक्शन थे 39। ठीक है, 39 टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस। चैप्टर कितने? चैप्टर कितने कितने लिखे हुए हैं? 7 चैप्टर्स। ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं और टोटल नंबर ऑफ कितने सेक्शंस? 39। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये जो छोटा मोटा डाटा नहीं याद करके चलना, जो छोटा मोटा डाटा है ये, इसको याद करके चलना। ठीक है, अब देखो, अब हम हर सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट और सेक्शन 2 डेफिनेशन। ठीक है, सेक्शन 1 में चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी। ठीक है, सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 1 इसमें 1 नहीं दिया, 1 में बस बेसिक उसकी थोड़ी सी छोटी मोटी डेफिनेशन दी हुई है, क्या क्या इसमें बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं कि स्टेट को ऐसे, जब देखो जब एक एक्ट बनता है ना तो उसमें हर चीज को डिफाइन करना होता है। मीन्स अगर इसमें लिखा हुआ है ना कि एवरी चाइल्ड शुड गेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो चाइल्ड की प्रॉपर डेफिनेशन दी होती है कि चाइल्ड का मतलब ये है, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, देखो ये रहा कि ये सारी चीजें दी होती हैं कि स्टेट इसमें कौन कौन से, क्या इसका स्कोप रहेगा, ये आपके कोई भी काम की चीज नहीं है। ठीक है, एक बेसिक चीज बस ये है कि जब आर्टिकल आपको पता भी होना चाहिए, जब एक एक्ट बनता है तो उसमें हर चीज का स्कोप दिया होता है
कि इसमें ये चीजें आएंगी, ये इसमें बच्चे इंक्लूड होंगे, सारी चीजें दी होती है, लिखी होती है, मतलब हर एक प्रॉपर चीज की डेफिनेशन लिखी होती है ताकि उसका कोई लूप होल ना निकले। ठीक है, अब देखो सेक्शन 2 देख लो, डिफाइंस द वर्ड एक्सप्रेशन यूज इन द एक्ट, जो भी वर्ड्स यूज किए हैं उसको बस डिफाइन किया गया। अब मेन आता है यहां से चैप्टर 2 से, एक बार आपको दिखा भी दूं छोटा मोटा एक एग्जांपल देख लो। देखो देखो चैप्टर 1 था, ये है सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल ये कहां कहां लागू है, ये इंडिया में लागू है, जो आरटीई एक्ट 2009 है आपका, ये इंडिया में लागू रहेगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में लागू रहेगा। ठीक है, उसके बाद कहां और कहां लागू रहेगा, जो मदरसाज होते हैं, वैदिक पाठशालाज होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइमरली इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मीन्स धर्म की कुछ बातें बताई जाती हैं, वैदिक पाठशाला, वहां पे जो ये आरटीई है ना, वहां पे ये लागू नहीं रहेगा, वहां पे ये लागू नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद डेफिनेशन देखो, गवर्नमेंट की क्या डेफिनेशन है इसमें, कैपिटेशन फी का मतलब क्या है, ये सारी चीजें इसमें दी रहती हैं, चाइल्ड का मतलब क्या है ये हम आगे देख लेंगे। ठीक है, अब देख लो, वापस आ जाओ, अब आ जाओ सेक्शन 3 चैप्टर 2 में, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। देखो राइट, देखो आपको बेसिक आइडिया सबको पता है कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ द एज को राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए इन अ नेबरहुड स्कूल टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, 6 to 14 ईयर्स को नेबरहुड स्कूल में दी जाए। ठीक है, अब नेबरहुड स्कूल का कंसेप्ट आया कहां से था, कोठारी कमीशन रिपोर्ट से आया था, कोठारी कमीशन रिपोर्ट से आया था। ठीक है, नेबरहुड स्कूल का मतलब क्या, नेबरहुड स्कूल का जो भी बच्चे के आसपास का इलाका है उसमें कोई भी स्कूल होना, विद इन 1 किलोमीटर और 2 और 3 किलोमीटर उसमें स्कूल होना, वो होता है नेबरहुड स्कूल। वो होता किस लिए है, इसका क्या बोलते हैं, इसकी रीजनिंग क्या इसके बिहाइंड, कि नेबरहुड स्कूल में उसके आसपास के सोसाइटी के बच्चे आएंगे जिसकी वजह से वो ज्यादा घुल मिल पाएगा और जिसकी वजह से इंक्लूजन हो पाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से इंक्लूजन हो पाएगी। उसके बाद द टर्म फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन का मतलब ये है कि उसे 8th क्लास मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन तक एक भी रुपया नहीं देना, किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में 1 रुपया भी नहीं देना किसी भी फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कौन से इंक्लूड होते हैं, इसमें वो बच्चे भी इंक्लूड होते हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1996 के अंडर आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बात समझ, सेक्शन 4 स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड टू स्कूल और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन। सेक्शन 4 देखो, अब देखो ये आपको भी पता है कि कुछ बच्चे जो डिसएडवांटेज ग्रुप से होते हैं, लाइक SC ST हो गए, थोड़े माइनॉरिटी ग्रुप से हो गए है ना, और जो माइनॉरिटी में है, ठीक है, और जिसके घर वाले उसको भेजना नहीं चाह रहे, एक बहुत ही लोअर मतलब कि बिल्कुल ही गरीब घर से हो गए ना, तो वो काफी सारे बच्चे डिसएडवांटेज बच्चे होते हैं जिनको स्कूल में आने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि अबाउट 6 ईयर तो प्रोवाइड करने की, 6 to 14 ईयर्स तो मैं प्रोवाइड ही करनी है, बट टू अ स्कूल इन अ क्लास अप्रोप्रिएट टू हिज और हर एज फॉर कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, कि जो बच्चा एडमिट होगा ना, कि जो बच्चा एडमिट किया जाएगा स्कूल में वो अकॉर्डिंग टू एज होगा, जो उसकी क्लास होगी ना उसके अकॉर्डिंग टू एज होगी। मींस ऐसा नहीं है कि बच्चा पहली बार 8 साल का है और पहली बार स्कूल में आ रहा है तो उसको आप फर्स्ट क्लास में डाल दोगे, नहीं, अकॉर्डिंग टू हिज एज डालनी है। उसकी एज 8, उसकी एज क्या है 8 साल की है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको सेकंड थर्ड क्लास में जो भी अप्रोप्रिएट होगा उसमें डालना है। समझ रहे हो बात, ये चीज लिखी हुई है। उसके बाद और ऐसा इसके पीछे रीजनिंग क्या है कि ऐसा नहीं करना कि अकॉर्डिंग टू एज अप्रोप्रिएट डालना है। ऐसा इसलिए है कि अगर फर्स्ट क्लास में बच्चा, अगर फर्स्ट क्लास में बच्चे हैं सारे एज के और उसमें ही एक 10 साल का बच्चा पढ़ रहा है फर्स्ट क्लास में, तो क्या होगा, व्हेन ओल्डर चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू सिट इन अ क्लास यंगर देन देयर एज they tend to be teased, taunted, suffer low self esteem and consequently drop out, कि इसकी वजह से ना उसको एक तो क्या बोलते हैं बच्चे चिढ़ाएंगे। और आपने भी देखा हो कभी कभी स्कूल में हमारे बचपन के स्कूलों में आते थे थोड़े हाई एज के बच्चे है ना, जो हमसे बड़े होते थे, तो उनको छोटी मोटी चिढ़ाते रहते थे कि हाँ भाई तू हमसे बड़ा है, बुढ़ा बुढ़ा ऐसे कुछ, मतलब एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, उनको चिढ़ाया जाएगा, उनको टॉन्ट किया जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और कॉन्सिक्वेंटली वो स्कूल से अपना नाम कटवा लेंगे। ठीक है, तो ये चीज लिखी हुई है कि जो भी बच्चा आएगा ना, जो भी बच्चा आएगा वो क्लास अप्रोप्रिएट होनी चाहिए उसकी अकॉर्डिंग टू हिज एज, तो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी जो क्लास है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद देखो अब क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल ले लिया, मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि ना अब एक बच्चा आया है, अब वो आया है 10th की 10 साल की एज में आया है, ठीक है, 10 साल की एज में आया है। अब पहला उसको क्या है, उसको पहले स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए, जो उसकी क्लास पीछे छूट गई ना, जो उसकी क्लासेस पीछे छूट गई, उसके लिए तो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए। और उसके बाद इसका एक टेस्ट लिया जाए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये अब एज अप्रोप्रिएट क्लास है, मीन जो भी इसकी अभी एज जिस क्लास में जाना चाहिए उसमें जा सकता है, तो उसका आप दाखिला करा दो उस क्लास में, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अभी 10 साल का स्कूल में आया है ना, अब ये जो आरटी एक्ट में लिखा हुआ है कि 6 to 14 ईयर्स मिलेगा, 6 to 14 ईयर्स एज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल में ये आया तो 14 साल में स्कूल से इसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इसको नहीं मिलेगी। अब इसको 14 साल के बाद भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, 14 साल के बाद भी इसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, मतलब पूरे साल के लिए नहीं, मतलब ये नहीं है कि फिर पूरी जिंदगी भर मिलेगी, कुछ सालों के लिए, जिसकी जब तक इसकी बेसिक जो नॉलेज है वो डेवलप नहीं हो जाती, समझ गए। तो जरूरी नहीं है कि बच्चा 6 साल पे स्कूल में आ जाए, अगर कोई बच्चा 10 साल पे आया तो उसकी जो फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो कंपलसरी एजुकेशन है, वो 14 पे खत्म नहीं हो जाएगी, उसको सरकार आगे के लिए भी प्रोवाइड करेगी कुछ साल तक, ठीक है। ये चीजें लिखी हुई है, ये चीजें लिखी हुई है कि ये लिखा हुआ है देखो, प्रोविजंस दैट अलाउ दैट चाइल्ड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इवन द बियॉन्ड द एज ऑफ 14, ठीक है। Even after a child is appropriately placed in the formal school, she or me ही continue to receive special attention। कि जो ऐसे बच्ची है ना जो 10 साल पे आ रहे हैं, मीन्स जो अपनी एज बहुत सालों बाद आ रहे हैं स्कूल में, या फिर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, उनके ऊपर पहले तो उनकी 14 साल के बाद भी उनकी फ्री पढ़ाई चलती रहेगी, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उसके बाद इनके जब वो एक फॉर्मल कंडीशन में डल जाए, ठीक है, उसके बाद में स्पेशल अटेंशन बाय द टीचर टू एनेबल हर टू सक्सेसफुली इंटीग्रेट विद द रेस्ट ऑफ द क्लास, तो उसके बाद भी टीचर को उसको एक स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करनी है। आगे बात समझ में, सेक्शन नंबर 4 आ गया समझ में, ठीक है, चलो आगे। सेक्शन नंबर 4 आ गया कि स्पेशल प्रोविजंस क्या है, जो बच्चे एडमिट नहीं हो पाते उनके लिए यही है कि भाई स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, और उनकी जो क्लास है वो उनकी एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। उसके बाद जो उनकी एज अगर 10 साल पे आया तो उसकी 10 साल पे या 11 साल पे या 7-8 साल पे तब आया एजुकेशन में एंटर किया उसने फर्स्ट टाइम, तो उसकी जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 14 साल से एक्सटेंड होकर आगे तक जा सकती है, ठीक है। उसके बाद देखो राइट ऑफ ट्रांसफर टू अदर स्कूल, राइट ऑफ ट्रांसफर टू अदर स्कूल, इसमें ये लिखा हुआ है सेक्शन 5 में कि अगर कोई बच्चा चाहे कि उसे और कहीं स्कूल में दाखिला लेना है, या फिर उसका कोई फैमिली प्रॉब्लम है, माइग्रेशन प्रॉब्लम है कि उसको और किसी सिटी में शिफ्ट होना है, तो इस केस में स्कूल उसका जो ये है ना, स्कूल उसका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है उसको जल्दी से जल्दी, मतलब इन द इमीडिएट इशू करना पड़ेगा। स्कूल ये नहीं कर सकता नहीं बेटा हम आपको आपका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो इशू ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, वो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, वो करना ही करना पड़ेगा। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेड टीचर की होती है, क्लियर होगी बात। और मतलब बेसिक पॉइंट ये है कि स्कूल की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चे को, ठीक है। राइट टू ट्रांसफर टू अदर स्कूल, मतलब कि अगर बच्चा चाहे किसी स्कूल में ट्रांसफर होना तो होना कर सकता है आराम से, स्कूल की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल को इशू करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। काफी सारे प्राइवेट स्कूल्स करते हैं कि बच्चा हमारे फीस कैसे देगा अगर यहाँ से चला जाएगा, तो काफी सारे जो स्कूल्स हैं वो इलिसिट बिहेवियर्स करते हैं, मतलब कि वो ट्रांसफर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा उनके पास ही रह जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एक्ट बनाया गया। उसके बाद आ जाओ चैप्टर 3 ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज एंड पेरेंट्स। अब चैप्टर 3 में लिखा हुआ है कि ड्यूटीज क्या क्या है, सॉरी क्या हुआ, ठीक है दिख रहा हुआ, ठीक है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि क्या क्या ड्यूटीज हैं। सेक्शन 6 में देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज टू एस्टेब्लिश स्कूल्स, कि क्या क्या ड्यूटीज हैं। द रेशनल ऑफ दिस प्रोविजन, रेशनल होगा रीजनिंग बिहाइंड, कि रीजनिंग, इस प्रोविजन की रीजनिंग क्या है, टू प्रोवाइड ऑल द चिल्ड्रन एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। If schools are not located in or near the habitation where child resides, children may or may not complete, कि भाई अगर स्कूल ना बच्चे के आसपास नहीं है, जैसे हमारे घर वाले बताते थे कि भाई हम पहले ऐसे जाया करते थे 10 किलोमीटर दूर साइकिल पे, फिर तैर के, फिर इस बिल्डिंग से छलांग लगा के, मतलब ऐसे एग्जाम्पल के लिए ना कि भाई यहाँ से हम यहाँ गए इस देश से देश में के फिर हम स्कूल पहुंचे, मतलब एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एक सरकाज़म वे में, ठीक है। तो स्कूल ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए बच्चे से, स्कूल
जो बच्चे हैं उसका 1 2 3 किलोमीटर दायरे में होने चाहिए ताकि उसके लिए स्कूलिंग आसान हो जाए। ठीक है, द आरटी एक्ट देयरफॉर मैंडेट्स द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज टू प्रोवाइड फॉर द चिल्ड्रंस एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन विद इन द डिफाइंड एरिया ऑफ द नेबरहुड। कि उसके नेबरहुड, उसमें एक जो ये है आरटी एक्ट ने उसमें डिफाइन कर रखा है कि क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के लिए और लोकल अथॉरिटीज के लिए अगर स्कूल बने तो इनकी इतने एरिया में बने, वो आगे देखते हैं हम किस एरिया में स्कूल होना चाहिए। ठीक है, देखो आरटी एक्ट ने क्या कर रखा है कि क्लास 1 to 5th के लिए विद इन 1 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, क्लास 1 से लेके 5वीं तक जो स्कूल है विद इन 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और क्लास 6ठी से लेके 8वीं तक 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ठीक है, क्लास 6ठी से लेके 8वीं तक 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए स्कूल। होगी बात भाई क्लियर? चलो उसके बाद स्टेट और यूटीज ने भी अपनी अपनी छोटी मोटी स्कूल की अवेलेबिलिटी की डिजाइन कर रखी है, आपके किसी भी काम की नहीं है। बस ये है कि स्कूल ना एक प्रॉपर वे से लिंक्ड होना चाहिए, स्कूल का एक प्रॉपर रास्ता होना चाहिए। ये नहीं है कि स्कूल कहीं दूसरे आइलैंड पे जाके बना रखा है। अब खुद बताओ, चेन्नई में अगर कोई केरला में स्कूल है या फिर तमिलनाडु में स्कूल है और उसका तमिलनाडु में कोई बच्चा है और उसका स्कूल अंडमान में बना रखा है, तो क्या उसके लिए एक्सेसिबल है? नहीं एक्सेसिबल है। ठीक है, तो एक बस प्रॉपर रास्ता होना चाहिए एक्सेस के लिए। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर पे शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या क्या उनकी शेयरिंग है? देखो सेक्शन 7 में शेयरिंग की गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में शेयरिंग किस रेशियो में होगी? देखो, द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो 65:35 फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी थ्रू एसएससी सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम। ठीक है, तो मींस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में शेयरिंग होगी वो 65:35 की होगी। मींस अगर 100 रुपए लग रहे हैं ना किसी स्कूल को चलाने में, 100 रुपए लग रहे हैं, तो 65 रुपए तो देगी उसकी नेशनल गवर्नमेंट, लाइक बीजेपी, जो फिलहाल बीजेपी है। और जैसे वो स्कूल राजस्थान में जहां पे कांग्रेस की सरकार है, तो मींस 100 अगर लग रहे हैं स्कूल को चलाने में, तो 65 तो देगी बीजेपी मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, और 35 देगी उसकी स्टेट गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस। ठीक है, आगे बात समझ में आगे बात क्लियर? ठीक है, बट अब थोड़ा चेंज है। इन द केस ऑफ स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स का पता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स इतने डेवलप्ड नहीं है, उनकी जो स्टेट की इकोनॉमी है इतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इतनी अमीर नहीं होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो रेशो रखा गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ वो रखा गया है 90:10। मीन्स अगर नॉर्थ ईस्ट मतलब कि असम, जैसे देखो ये होता है ना, ये इंडिया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल में आप इसको इंडिया मान, ऐसे दिखता है कुछ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब बाकी स्टेट से अपने। अब जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला साइड वाला, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, मणिपुर, ये सारी चीजें ना, इनके साथ रेशो 90:10 है। मीन्स अगर 100 रुपए लग रही हैं तो 90 तो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 देगी उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट रुपए। ठीक है, ये है रेशो। उसके बाद इसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो हम एनसीएफ यूज करेंगे आरटी एक्ट में, वो एनसीएफ 2005 करेंगे। ठीक है, जो हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क रहेगा आरटी के अंदर, जिसको हम देखते हुए आरटी बना है, वो एनसीएफ 2005। ठीक है, होगी बात क्लियर? एनसीएफ 2005 की भी, कि हमने यूज कौन सा किया? एनसीएफ 2005 यूज किया। ठीक है, आ जाओ सेक्शन नंबर 8 पे, ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देखो ड्यूटीज क्या रहेंगी आप बताओ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की? उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके बाद उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना स्कूल के अंदर, उसको एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्कूल के अंदर। ठीक है, और जो है देखो इसमें इंटर आलिया लिखा हुआ है, इंटर आलिया। ठीक है, देखो अब पढ़ो, इट लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू इंश्योर इंटर आलिया। इंटर आलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, समझ गए? मतलब कि टू इंश्योर इंटर आलिया, कि इन बच्चों के अलावा जो बच्ची हैं वीकर सेक्शन से, डिसएडवांटेज ग्रुप से, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो और वो अपनी जो स्टडीज एलिमेंट्री एजुकेशन की वो एक अच्छे तरीके से पढ़ सकें। ये चीज भी ये भी ड्यूटी गवर्नमेंट की है। ठीक है, उसके बाद स्कूल बिल्डिंग अच्छी होना चाहिए, टीचिंग स्टाफ अच्छा होना चाहिए, लर्निंग इक्विपमेंट गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स होनी चाहिए, करिकुलम कोर्स ऑफ स्टडी आर प्रिस्क्राइब्ड इन अ टाइमली मैनर। ठीक है, और टीचर्स ट्रेन टीचर्स होने चाहिए। ये है किसकी? सेक्शन नंबर 8
मतलब कि ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। याद करने की चीज नहीं है, ठीक है, याद करने की चीज नहीं है, ये आपको भी पता क्या क्या छोटी मोटी ड्यूटीज हैं। याद करने की चीज ये थी 65 65 90 एनसीएफ 2005 यूज किया हुआ, ठीक है, ये याद करने की चीज है। जो चीजें आपको नहीं लिखे ना, वही जो नहीं लगे आपको वही लिखनी है आपको आपके उसके अंदर नोट्स के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 9, ड्यूटीज ऑफ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी की भी सेम ड्यूटी जो नेशनल अथॉरिटी ड्यूटी होती है ना, जो नेशनल की ड्यूटी जो हमने सेक्शन 8 में, वही बस लोकल अथॉरिटी ड्यूटी वही आ जाएंगी सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम वही ड्यूटीज लोकल अथॉरिटी की होंगी, ठीक है। सेक्शन नंबर 10 याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियंस। ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स ऑफ गार्डियंस क्या है, देखो पेरेंट्स ऑफ गार्डियंस की ड्यूटी आप खुद ही सोचो। पहली बात तो बच्चों को स्कूल में भेजना, 6 to 14 ईयर्स वाले बच्चों को उनके एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को स्कूल में भेजना, ये तो फर्स्ट क्या बोलते हैं ड्यूटी है पेरेंट्स की और गार्डियन की। गार्डियन होता है जो आपके पेरेंट्स तो नहीं होते बट आपके क्लोज वंस, लाइक आपकी मौसी होगी, आपके चाचा हो गए, ठीक है, जो मीन्स आपका ख्याल रखते हैं, ठीक है, वो होते हैं गार्डियंस, ठीक है। अब पहली चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि बच्चों को स्कूल भेजना। अब बताओ, अब जो बच्चे बिल्कुल ही गरीब घर से हैं, जिनके घर में मजदूर है, मीन्स जो मजदूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, अब वो क्या क्या अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? नहीं भेजेंगे ना। आप भी देखते हो कि जहाँ पे घर बन रहा होता है तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे होते हैं, वो उन्हीं के बच्चे होते हैं, समझ रहे हो। तो मेन फोकस इन पे है। और फिर गवर्नमेंट ने सोचा भी कि यार क्या जो बच्चे जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, है ना, या फिर किसी भी टाइप से उनके साथ मारपीट करके उनको स्कूल नहीं आने देते हैं, तो क्या उन पे हमें आईपीसी धारा लगानी चाहिए, इंडियन पिनल कोड की धारा लगानी चाहिए, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई केस वगैरह, मतलब आईपीसी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, धारा कोई लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। पहले गवर्नमेंट नहीं सोचा, बट फिर उन्होंने ये सोचा कि यार अगर इनको इन पे हमने धारा लगा दी तो ये तो पहले से ही गरीब है, ये पहले से एक वीकर सेक्शन के बंदे हैं, ठीक है, जो कि पहले से एक डिसएडवांटेज ग्रुप के बंदे हैं। अगर इन पे हमने धारा लगा दी, है ना, तो इनके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस, जेल वगैरह या फिर कोई भी फाइन वगैरह भरना पड़ेगा, जिसकी वजह से तो उनको और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर फाइनली सरकार ने जो ये आइडिया था ये ड्रॉप कर दिया, ठीक है। फिर लास्ट में देखो लिखा हुआ है, देयरफॉर इट इज अ कॉन्शियस डिसीजन टू एब्सटेन फ्रॉम इम्पोजिंग पीनल प्रोविजंस अगेंस्ट पेरेंट्स एंड गार्डियंस, कि जो ऐसा करते हैं उनके लिए फिलहाल के लिए हमने कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं रखा, क्योंकि अगर उन पे अगर हम कोई पीनल एक्शन लेते, मीन्स कोई धारा लगाते, तो इनके लिए और दिक्कतें बढ़ जाती, ठीक है। आपको पता है एक एजुकेटेड पर्सन या फिर एक मतलब एक अच्छी घराने का पर्सन कभी भी अपने बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोकेगा। मेन प्रॉब्लम इन्हीं की है जो अपने बच्चों को जाने से रोकते हैं, ठीक है। इंस्टेड आरटी एक्ट कास्ट अ ड्यूटी और कंपल्शन ऑन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू एंश्योर एडमिशन, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये जो ड्यूटी है ना, अब आरटीई ने गवर्नमेंट पे ही डाल दी है कि भाई तुम ही करो इनका इलाज, जो भी तुम्हें करना है ना, बस बच्चे स्कूल में आने चाहिए, उनका एडमिशन, उनका अटेंडेंस और उनकी जो कंपलसरी एजुकेशन हमने बोली ना 8वीं तक, वो होनी चाहिए कंप्लीट। ये डाल दी फिर अब इसने किस पे, सरकार पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ठीक है भाई, ये किसी भी काम का नहीं है। उसके बाद बस लिखा हुआ कि गवर्नमेंट कोलैबोरेट कर सकता है, क्या बोलते हैं, सोसाइटी के साथ, ताकि वो बच्चे को स्कूल घर मतलब स्कूल में भेज सके। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर फ्री प्री स्कूल एजुकेशन। देखो प्री स्कूल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो सेक्शन 11 में भी ये डाल रखा है कि भाई तुम्हें फर्स्ट टू 8 तो देनी है, बट आप एक ना प्रोविजन, एक अरेंजमेंट एक बना सकते हो, जिसकी वजह से आप जो प्री स्कूल है, मीन्स एलकेजी, यूकेजी, क्रैच, ये इन सब की फैसिलिटीज भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। समझ आ गई बात। तो आपने देखा हुआ कि काफी सारे स्कूल ना, जो सरकारी स्कूल होते हैं, वो जनरली फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होते हैं, बट अभी धीरे धीरे जैसे इस जो आरटी एक्ट पे और दबाव दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 2019 में एक इसमें अमेंडमेंट हुई, जिसकी वजह से फिर से इन लाइट आ गया कि आरटी है भाई, आरटी है, इसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो अब क्या क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट टू 8 जो सरकारी स्कूल थे, अब उसमें भी एलकेजी, यूकेजी धीरे धीरे बनाई जा रही है। काफी सारे स्कूल में पहले से थी, बट अब धीरे धीरे इनमें बनाई जा रही है, ठीक है। आ जाओ भाई, चैप्टर 3 खत्म, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आए किस किसी क्या थी, ठीक है। चैप्टर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल एंड टीचर, इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सेक्शन नंबर 12 एक्सटेंट ऑफ स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, ठीक है। अब देखो इसमें आ जाएगा कि जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या क्या है। पहला, ऑल गवर्नमेंट स्कूल शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रंस, ठीक है। सेक्शन 12 में सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी है, ठीक है।
उसके बाद कुछ कुछ गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, गवर्नमेंट एडेड, जहां पे ऐसे स्कूल्स जहां पे वो थोड़े से प्राइवेट फंडेड प्लस उसमें फंडिंग गवर्नमेंट से भी मिलती है, ठीक है, वैसे स्कूल्स भी होते हैं। उसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बस उतने ही परसेंटेज बच्चों को जितने परसेंट अमाउंट सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है, जितने अमाउंट सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, एक स्कूल मैंने मान लिया हिमांशु सांगवान पब्लिक स्कूल मान लिया, ठीक है। अब मेरे स्कूल में 100 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, 100 रुपए लग रहे हैं मेरे स्कूल में, और मेरा स्कूल है गवर्नमेंट एडेड, मींस गवर्नमेंट से मुझे कुछ फंड मिलता है स्कूल को चलाने के लिए, ठीक है। अब इसमें से मींस 65%, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मान लिया 40% तो मैं अपना पैसा डाल रहा हूँ, और 60% तो अपना पैसा डाल रहा हूँ, और 40% मेरे को सरकार से आ रहा है। अब जो 40% सरकार से आ रहा है ना, तो बच्चों को जो मैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा ना, तो वो भी 40% को ही कराऊंगा, ठीक है। मींस अगर मेरी स्कूल में 100 बच्चे आ रहे हैं तो मैं उन 40 को ही फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा, इन 60 से तो मैं रुपए लूंगा, समझ गए। ये है गवर्नमेंट एड इंस्टीट्यूशन का काम, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आ जाओ प्राइवेट वाले पे। प्राइवेट वालों के काम है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड स्पेशल कैटेगरी स्कूल। जो प्राइवेट होते हैं, जैसे जो भी बड़े बड़े स्कूल होते हैं, जीडी गोयनका, बाल भारती पब्लिक स्कूल है ना, जो भी आपके एरिया में बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं जो प्राइवेट हैं, ठीक है। एंड स्पेशल कैटेगरी स्कूल शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू एटलीस्ट 25% चिल्ड्रंस belonging to disadvantaged groups and weaker section admitted to class 1 और प्री प्राइमरी क्लासेस, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल के लिए ना बस 25% क्राइटेरिया है कि 75% तो आप अपने बच्चे ले लो, जो भी आपको लेना है, जो जिसकी फीस लेनी है, बट जो 25% बचेंगे ना, उनको डिसएडवांटेज ग्रुप्स और वीकर सेक्शन से लो, और इनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, बस क्लास 1 तक, सिर्फ क्लास 1 तक, ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्लास 8 का कोई भी जिक्र नहीं किया गया, इसमें बस कि अगर आप प्राइवेट स्कूल हो, अगर आप बाल भारती पब्लिक स्कूल हो, आपकी फर्स्ट क्लास की बच्चे की फीस 10,000 है एक महीने की, तो 25% आपने उसमें ये बच्चे भी लेने हैं जिसकी जो वीकर सेक्शन से, डिसएडवांटेज ग्रुप से होंगे, जिनको आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, ठीक है। ये चीज लिखी हुई है इसमें। चलो जी आगे आ जाओ, आगे तीनों समझ गया। गवर्नमेंट को तो फ्री करनी ही है, गवर्नमेंट एडेड को बस, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है जैसे हिमांशु सांगवान पब्लिक स्कूल था, उसमें 40% गवर्नमेंट भेजती थी, तो बस 40% बच्चों को ही फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है क्लास 8 तक, और प्राइवेट में तो क्लास 1 तक बस 25% बच्चों को जो कि डिसएडवांटेज और वीकर सेक्शन से है, ठीक है। आ जाओ, ये भी ज्यादा किसी काम का नहीं है, ठीक है। देखो, द आरटी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एडमिशन of 25% from disadvantaged groups and weaker section in class 1 not across the whole school, कि जो प्राइवेट स्कूल है ना, बस क्लास 1 तक, पूरे स्कूल में नहीं कि पूरे। अब देखो, आपका प्राइवेट काम है, अगर आपके उसमें कोई इन्वेस्टमेंट लग रही है तो आपको चाहोगे ना उससे क्या बोलते हैं, आपको उससे कुछ रिटर्न मिले, तो फिर वो प्राइवेट स्कूल भी ऐसा करने में मतलब मना करते हैं, ठीक है। तो बस क्लास 1 तक प्राइवेट स्कूल को 25% जो डिसएडवांटेज बच्चे हैं उनको फ्री कंपलसरी एजुकेशन, पूरे स्कूल तक नहीं, ठीक है। और इसके पीछे इन्होंने रैशनल क्या दिया, इसके पीछे इन्होंने रीजनिंग ये दी है कि क्लास 1 बच्चा लेगा, फिर क्लास 2 में जाएगा, तो अब मतलब उसने कुछ सीख लिया, उस एनवायरनमेंट में कुछ सीखा। अब जो बच्चा है वो वापस क्लास 1 में, मतलब जो क्लास 1 वाला बच्चा वो क्लास 2 में जाएगा, ठीक है, वो कैसे भी जाए, उसको कुछ स्कॉलरशिप मिली या फिर कुछ भी मिली। अब क्लास 1 में फिर से नए बच्चे आएंगे, उनको भी कुछ अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो ये इसमें रीजनिंग दी है, ठीक है। टीचर्स हु आर यूज्ड, अब ये इसमें लिखा हुआ है कि जो टीचर है ना, उनको सिलेक्टिव और होमोजीनियस क्लासरूम एनवायरनमेंट नहीं बना के रखना, जिसकी वजह से कभी भी टीचर में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप नहीं हो पाएगा और बच्चे को भी खुद डिस्क्रिमिनेटेड फील होगा। आगे बात समझ में, ये चीजें लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद वही लिखा हुआ है कि 25% बच्चे तो आपको डिसएडवांटेज ग्रुप से लेने हैं, और जो 75% बच्चे हैं वो आप जो भी आप क्या बोलते हैं अपना क्राइटेरिया है उस प्राइवेट स्कूल का वो करो, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन 13 पे, नो कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। जैसे हम डोनेशन फी नहीं लेते, काफी सारे स्कूल वाले डोनेशन फीस लेते हैं कि बेटा इसका एडमिशन मुश्किल है, आप 10 लाख रुपए जमा कर दो, आप इसका एडमिशन हो जाएगा। तो कोई भी टाइप की नो कैपिटेशन फी लेनी है, और स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं। स्क्रीनिंग प्रोसीजर क्या होता है, आपका एक इंटरव्यू होगा, आप बच्चे और पेरेंट्स दोनों को लेगा। जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं ना, ये जो अमीरों के स्कूल होते हैं, इनमें सब में होता है स्क्रीनिंग प्रोसीजर, ठीक है। वैसे मतलब
कि उन पे कोई वैसे अभी केस तो नहीं होता, बट ना वो होता है सब में, इंटरनली सब में होता है, ठीक है। अब क्या होता है उसमें, क्या होता है कि भाई स्क्रीनिंग प्रोसीजर का मतलब बता रहा हूँ क्या होता है। बच्चा आओ, पेरेंट्स आओ, पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन चेक होंगी, पेरेंट्स कितने पढ़े हुए हैं, ठीक है। पेरेंट्स का टेस्ट होगा, बच्चे का टेस्ट होगा, ये होता है स्क्रीनिंग प्रोसीजर। ये बहुत ही गलत चीज है। तो यही लिखा हुआ है कि कोई कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी और ना ही कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर कराया जाएगा, ठीक है। देखो, प्रोवाइड्स दैट नो स्कूल और पर्सन शैल कलेक्ट कैपिटेशन फी or subject a child to any screening procedure and prescribes a penalty for contribution of these provisions। कि भाई अगर किसी ने कैपिटेशन फी ली है ना, किसी ने अगर किसी भी टाइप का डोनेशन ली है, तो भाई आप इस जो स्कूल है ना, इस स्कूल पे वो लगेगी, चार्ज लगेगा, ठीक है। इस स्कूल पे कोई एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। To ensure that school adopt an admission procedure that is non-discriminatory, rational and transparent, and that school do not subject children and their parents to admission tests and interviews in order to decide whether they will admit a child or not। तो किसी भी टाइप का इंटरव्यू, किसी भी टाइप का टेस्ट पेरेंट्स का और बच्चों का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। एक्सटेंसिव एजुकेशनल रिसर्च, देखो ये माना जाता है कि जो बच्चा है ना, द चिल्ड्रन आर बॉर्न विद इक्वल पोटेंशियल टू लर्न एंड बिकम क्रिएटिव एडल्ट्स। कि हर बच्चे में इक्वल पोटेंशियल होता है, ना किसी बच्चे का आईक्यू लो, ना किसी बच्चे का आईक्यू हाई। जो भी दिक्कतें क्रिएट होती हैं वो ड्यू टू स्कूल एनवायरनमेंट क्रिएट होती हैं। मीन्स हमें बेसिकली बच्चे के ऊपर कभी भी नाम नहीं डालना कि बच्चे की गलती है, हमेशा उसके एनवायरनमेंट पे नाम डालना कि उसकी एनवायरनमेंट की गलती है। और ये सही भी है। अगर कोई बच्चा मतलब आगे जाके गुंडा या बदमाश बनता है, या फिर किसी भी टाइप का कोई भी, मतलब अलग अलग पर्सनैलिटी सब में डेवलप होती है, कोई इंजीनियर बनता है या फिर कोई डॉक्टर बनता है या फिर किसी भी टाइप का कोई भी पर्सनल अपनी लाइफ में बनता है, तो वो सारी उसके एनवायरनमेंट की है ना, एनवायरनमेंट की हैं। अगर अभी आप इंडिया में हो, अगर अभी पैदा से आपने मान लिया एग्जाम्पल, कोई बच्चा इंडिया में पैदा हुआ, जस्ट अभी पैदा हुआ है, इसको आज ही हम अमेरिका ले गए और वहां पे सारे इंग्लिश बोलते हुए मिलेंगे, तो क्या वो कभी हिंदी सीख पाएगा? जबकि वो इंडिया का बंदा है, क्या वो कभी हिंदी सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। वो इंग्लिश ही सीखेगा क्योंकि उसका एनवायरनमेंट इंग्लिश वाला है वहां पे। समझ रहे हो ये चीजें? तो इसमें वही चीजें लिखी हुई है कि जो कॉलोनियल बिलीफ था, कि जो अंग्रेज मानते थे कि जो मैन के पास, जो मैन हैव बेटर ब्रेन्स देन वुमेन, कि जो आदमी होते हैं उनके पास ज्यादा दिमाग होता है वुमेन से। ये कॉलोनियल बिलीफ है जो अंग्रेज लोग मानते हैं कि वाइट के पास, जो सफेद लोग, जो गोरे लोग होते हैं उनके पास ज्यादा दिमाग होता है काले लोगों से, ठीक है। ये सारे अंग्रेजी बिलीफ है जो जो गोरे लोग मानते थे, ठीक है। जो कि जब इन्होंने हमारे देश पे राज किया 150-200 साल, तो ये जो चीजें ना, ये हमारी वैल्यूज में इनकलकुलेट हो चुकी हैं। ये हमें पता नहीं है बट ये हमारे में है। समझ रहे हो? ठीक है। ऑल द चिल्ड्रंस एक्वायर लैंग्वेज विदाउट एजेंसी। ये भी हमें पता है कि भाई चाइल्ड को ना कुछ जरूरत नहीं है स्कूल की, जरूरी कि स्कूल के आने से पहले उसके पास लैंग्वेज होती है। और ये थोड़ी उसको बैठ के सिखाई जाती है कि बेटा इसको पी ए ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये सारी अक्षर हैं, क्या उसको अक्षर सिखाए जाते हैं स्कूल में पहले से? क्या उसको ABCD आती है? नहीं आती, बट वो सीख के आता है ड्यू टू हिज एनवायरनमेंट, ठीक है। सिंपल ये चीजें हैं, ठीक है। अब क्या है, हेट्रोजिनिटी एंड डाइवर्सिटी इन क्लासरूम लेड्स टू ग्रेटर इंटरलर्निंग, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, टॉलरेंस एंड क्रिएटिविटी। देखो, एक ऊपर आया था होमोजीनियस, एक होती है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस, ठीक है, HO से कर रहा हूँ, HO से, और हेट्रोजीनियस कर रहा हूँ HE से। होमोजीनियस होती है सारे एक तरीके की चीजें, मींस होमोजीनियस ग्रुपिंग, जिसमें आपने क्या कर दिया, सारे इंटेलिजेंट बच्चे एक ग्रुप में डाल दिए, सारे जो एवरेज बच्चे हैं वो एक ग्रुप में डाल दिए, और सारे बिलो एवरेज बच्चे एक ग्रुप में डाल दिए। अब बताओ एक्टिविटी कौन से ग्रुप वाले बढ़िया करेंगे? ये वाले करेंगे ना, क्योंकि इसमें सारे एक तरफ के बच्चे हैं। इससे क्या होता है, इससे एक तो फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। सेकंड, इससे जो ये दो ग्रुप है इनमें डीमोटिवेशन फील होती है, ठीक है। पर हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग मींस मिक्स ग्रुपिंग। जो आप मिक्स जूस पीती हो ना, मींस आपने सिर्फ गाजर का जूस बनवाया तो वो है होमोजीनियस जूस, बट आपने गाजर, अनार, संतरा सारा मिक्स करके बनाया, वो है हेट्रोजीनियस जूस, ठीक है। जिसमें कि पहले ग्रुप में क्या डाल देंगे भाई, इसमें तीनों टाइप के बच्चे डालोगे, इंटेलिजेंट भी, एवरेज भी, बिलो एवरेज भी। फिर अगला ग्रुप बनाया, इसमें भी सेम इंटेलिजेंट, एवरेज, बिलो एवरेज, इसमें भी सेम इंटेलिजेंट, एवरेज, बिलो एवरेज, जिसकी वजह से एक
डाइवर्सिटी फील होती है बच्चों को, ठीक है, जिसकी वजह से उनमें ग्रेटर क्रिएटिविटी आती है और जरा सोचने का, और सारे के सारे एक एनकरेजमेंट फील करते हैं, सारे के सारे मोटिवेटेड फील करते हैं, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग होनी चाहिए हमेशा, और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना सिखाना होता है हमें बच्चे को, ठीक है। Thus, in respect of 25% children representing disadvantaged group and weaker section for the admission in class 1, the guidelines provide for random selection out of result application received। मतलब कि जो प्राइवेट स्कूल है जिसमें हम 25% डिसएडवांटेज लेंगे, उसमें ना हम लेंगे रैंडम बेसिस पे। उसमें ये ना हो कि भाई बच्चों को बुलाया जा रहा है, उनसे उनके मार्क्स चेक किए जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्वालिफिकेशन, ये नहीं। जो 25% लेंगे ना प्राइवेट स्कूल में डिसएडवांटेज ग्रुप, वो उनकी रैंडम सिलेक्शन की पर्ची डाल दी, जितने भी पर्ची आई हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल। और जो 75% बचे उनका जो भी आप भाई रखना चाहो, जो भी उसका बेसिस रखना चाहो रख सकते हो स्कूल वाले, बट उसमें तब भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये चीज लिखी हुई है कि जो बाकी 75% बचे तो स्कूल अपने आप में कोई गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। और जनरली वो जो स्कूल वाले ना वो जनरली यही क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं कि स्कूल का जो बच्चे का स्कूल है वो कितना दूर है। जैसे अगर आप कोई प्राइवेट स्कूल का फॉर्म भरोगे उसमें सारी चीज़ें भरवाते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, कितने किलोमीटर दूर है आपका स्कूल, जो आपका घर है स्कूल से कितना किलोमीटर दूर है, मतलब बेसिक छोटी मोटी चीज़ें सारी भरवाते हैं, ठीक है, जिसकी बेसिस पे पॉइंट्स बनते हैं बच्चे के, और जिसकी बेसिस बच्चे का सिलेक्शन होता है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में अगर आप में से किसी का बच्चा जाता हो तो आपको पता होगा, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन 14। सेक्शन 14 है प्रूफ एज फॉर एडमिशन। सेक्शन 14 में लिखा हुआ है कि किसी भी टाइप का प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है एडमिशन के लिए। अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर एज प्रूफ नहीं है पेरेंट्स के पास तो उसकी वजह से एडमिशन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। Seeks to provide for proof of age or certification of a child and that admission cannot be denied in absence. The rational means the reasoning, इसके पीछे reasoning क्या है? For this provision is that the birth certificate under the Birth, Death, Marriage Certificate Act 1886 are often not available। कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना वो आप में से कितने के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, नहीं होगा, है ना। 1886 में ये आया था कि बर्थ सर्टिफिकेट बनेंगे, डेथ सर्टिफिकेट बनेंगे और मैरिज सर्टिफिकेट, इन तीनों टाइप के सर्टिफिकेट्स बनेंगे। अब बता दो आप लोगों में से कितनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है? किसी किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। और ये पहले का टाइम आप तो देखो सबके पास बनने लग गए, सबके पास होंगे ऑलमोस्ट, पर पहले का टाइम सोचो जब 2000, जब इस टाइम ये एक्ट आया हुआ तो कितनों के पास नहीं होंगे, जब 2009 में, मतलब काफी के पास नहीं होंगे, समझ रहे हो ना, काफियों के पास नहीं होंगे। तो उसके लिए लिखा हुआ है कि अगर नहीं है ना अवेलेबल तो कोई जरूरत नहीं है उस चीज की, बस उसके लिए फिर आपको एक एक्सटर्नल मींस अलग से एक एज प्रूफ कोई भी हो वो चल जाएगा। लाइक आंगनबाड़ी रिकॉर्ड चल जाएगा, आपका ANM रिकॉर्ड, रजिस्टर रिकॉर्ड चल जाएगा, ठीक है। और डिक्लेरेशन ऑफ एज चाइल्ड बाय पेरेंट ऑफ द गार्डियंस, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चल जाएगा, ठीक है। फिर कोई भी एफिडेविट चल जाएगा, ठीक है। ये चीज लिखी हुई है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर प्रूफ है ना कोई दिक्कत नहीं है, जो अलग प्रूफ्स हैं वो भी चल जाएंगे, ठीक है। अब देखो द राइट कैन नॉट बी डिनाइड फॉर द लैक ऑफ प्रूफ, की जो राइट ऑफ एजुकेशन है वो सिर्फ लैक ऑफ प्रूफ की, उसके पास एज का कोई प्रूफ नहीं है उसकी वजह से उसको मना नहीं किया जा सकता। बट गिवन द कंडीशन देयरफॉर एडमिशन वुड बी गिवन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एज प्रूफ, वाइल मतलब उसके साथ साथ एक अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट होना चाहिए एज प्रूफ का, वुड साइमल्टेनियसली बी एक्वायर्ड, तो उसके साथ एक ना छोटा कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से पता लग जाए कि हाँ इसकी एज इतनी है। ऐसा ना हो कुछ कोई डॉक्यूमेंट ही ना हो बंदे के पास। अब बाहर से कोई बांग्लादेश से घुस के आ जाएगा, कोई पाकिस्तान से घुस के आ गया हमारे देश में और एडमिशन ले लिया, ऐसे थोड़ी होगा भाई, ऐसे थोड़ी होगा। कोई किसी भी टाइप का गवर्नमेंट एंटी प्रूफ कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। बस बर्थ सर्टिफिकेट ना हो ऐसा हो सकता है, बट साथ में कोई ना कोई, जैसे आधार कार्ड लेने लग गया आजकल कहीं पे भी बर्थ सर्टिफिकेट मांगते नहीं, आधार कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दी होती है, समझ गए। अब आ जाओ 15वां, नो डिनाइल ऑफ एडमिशन, कि बच्चे को कि अगर बच्चा किसी जैसे एक साल की क्लास होती है तो किसी भी साल के बीच में आए तो बच्चे को कभी भी एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा। कि अगर बच्चा क्लास मतलब जैसे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि अप्रैल में जब भी एक सेशन स्टार्ट होता है, सेशन स्टार्ट हो चुका, 6-7 महीने हो चुके क्लास चल रही है, बट बच्चा बीच में आ रहा है स्कूल में कि हाँ जी मुझे इस क्लास में एडमिशन दे दो,
ठीक है, तो उसके लिए स्कूल मना नहीं कर सकता। ये चीज सिंपल चीज इसमें लिखी हुई है, ठीक है, सिंपल चीज ये लिखी हुई है। बस ये हो कि अगर बच्चा 6 महीने के बाद आ रहा है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है और बच्चे क्लास के 6 महीने बाद आ रहा है, तो उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जानी चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में। सेक्शन 16, सेक्शन 16 प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सपेल्शन, कि बच्चे को कभी भी होल्डिंग बैक मतलब फेल ना किया जाए और कभी भी स्कूल से निकाला ना जाए टिल द अटेनमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसे कहते हैं नो डिटेंशन। डिटेंशन मतलब फेल नहीं करना और नो एक्सपेंशन मतलब स्कूल से बाहर नहीं निकालना, ठीक है। सिंपल चीज ये लिखी हुई है कि ना बच्चे को बाहर निकाला ना बच्चे को फेल किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पुअर मार्क्स, तो इसके पुअर मार्क्स मिले उसके बेसिस पे उसको फेल ना किया जाए, ठीक है। और ना उसको बोलो कि भाई फिर से तुम थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास में तेरे नंबर कम आए तो फिर से तू इस क्लास को रिपीट कर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से बच्चे को डीमोटिवेट और डीकरेजिंग फील होता है, जिसकी वजह से वो ढंग से पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। और पेरेंट्स और फ्रेंड्स को भी ऐसा लगता है कि फिट फॉर फेलियर, कि बच्चों को, पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है ये तो बना ही फेल होने के लिए, ठीक है। तो पेरेंट्स की भी ऐसी एक मेंटेलिटी बन जाती है। तो नो डिटेंशन में बच्चे को 8th क्लास तक कभी भी फेल नहीं करना। इसमें एक अमेंडमेंट आ चुकी है, वो हम देखेंगे आखिरी में, ठीक है। सच अ सिस्टम हैज द बेस्ट पोटेंशियल टू इंप्रूव क्वालिटी। अब इसमें पता है क्या, इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर बच्चा फेल हुआ ना, बच्चे कम मार्क्स हैं, तो ये दिक्कत ना स्कूल की है, ये प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की है जो उसको स्कूल में प्रोवाइड नहीं किया गया। तो ये दिक्कत अब बच्चे को नहीं सुधारना, आपको ना, आपको पता लग गया बच्चे के तीसरे क्लास में मार्क्स कम आए तो उसको चौथी में डाल दो, बट अब आपको देखना तीसरी क्लास में उसका मार्क्स कम क्यों आए, चौथी में आपको उसका एनवायरनमेंट अच्छा बनाना है। अगर आपको क्या पता भाई आपकी तीसरी क्लास में टीचर ट्रेन ढंग से ना हो, चौथी में ट्रेन टीचर्स लाओ। मीन्स ये जो दिक्कतें है ना, ये बच्चे की दिक्कत नहीं है, बच्चा फेल हुआ है, ये दिक्कत स्कूल की है, ठीक है। तो ये सिंपल चीज लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि स्कूल की जो बेस्ट स्कूल की क्वालिटी इंप्रूव करो, ठीक है, और मतलब हर तरीके से स्कूल को अच्छा बनाओ ताकि बच्चा फेल ना हो, ठीक है। मीनिंग देयर बाय दैट फेलियर इज ऑफ द सिस्टम, की सिस्टम की फेलियर है, बच्चा फेल नहीं हुआ, ठीक है। दिस रिक्वायर्स एड्रेसिंग द इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, की स्कूल अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाए rather than punishing the child through detention, कि बच्चे को फेल करके कुछ नहीं होगा, स्कूल की गलती है, स्कूल अपना एजुकेशन क्वालिटी बढ़ाए, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपल्शन, कि बच्चे को, जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो डेविएंट बिहेवियर, जो कि बहुत ही मतलब कि कुछ छोटे मोटे एबेरेंट बिहेवियर होते हैं, जो दिक्कत देने वाले टास्क, जो दिक्कत देने वाली प्रॉब्लम्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, है ना, जो स्कूल को दिक्कत, जो टीचर्स को दिक्कत देते हैं। ऐसे नहीं छोटी मोटी कि क्लास में हो हल्ला कर रहे हैं, ये नहीं, जैसे कुछ छोटे मोटे वो बेसिक्स बहुत ही जो नीच हरकत कर छोटे छोटे बच्चे कर देते हैं कभी कभी, क्यों, क्योंकि उनको बेसिक एनवायरनमेंट ठीक नहीं मिलता। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि इस टाइप में भी इनको हमें एक्सपेल नहीं करना, इनको इनको हमें स्कूल से बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। क्यों, अगर आप इनको स्कूल से बाहर निकाल रहे हो ना, द इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सपल्शन, स्कूल से बाहर निकालने का मतलब ये होगा कि सिस्टम ने मना कर दिया, सिस्टम ने, एजुकेशन सिस्टम ने हैज रिफ्यूज टू सर्व द चाइल्ड, कि एजुकेशन सिस्टम इसकी जो कैपेबिलिटीज है इसको समझ नहीं पाया और इसको आप अब आगे पढ़ा नहीं पाओगे, इसका मतलब ये है। तो ऐसा नहीं करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बच्चा ढंग का बिहेवियर नहीं कर रहा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्कूल की है, सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम की है। उसको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, उसको प्रॉपर को करिकुलर एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी, ताकि वो ढंग से डेवलप हो पाए, और उसको अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस सिखानी, एड्रेस डीप रूटेड फियर्स, अपने जो उसके अंदर छुपे हुए डर हैं उसको ठीक करना, और प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सिक्वेंटली चेंज पैटर्न ऑफ बिहेवियर, धीरे धीरे उसका पैटर्न, जो बिहेवियर का पैटर्न है वो चेंज करना, ठीक है। समझ आ गई बात। सेक्शन 17 क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरेसमेंट ऑफ चाइल्ड। सिंपल चीजें वही लिखी हुई है कि अगर किसी भी स्कूल में बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हरेसमेंट मिल रही है, ठीक है, मेंटल हरेसमेंट मिल रही है, तो वो नहीं मिलनी चाहिए। दिस इज द मिस्टेकन पॉइंट। ये हम में से काफी सारे लोग या फिर हमारे तो घर वाले जी भी सोचते हैं कि अगर बच्चे को डिसिप्लिन में लाना है तो इसके 2 चार्टे लगाओ, इसको पनिशमेंट करके सिखाओ या फियर, इसको डरा के सिखाओ, ठीक है। और वो देखो, ये ठीक है, बच्चे को डराना नहीं चाहिए, बट आप भी सोचो आजकल के बच्चे, आजकल के जो यूथ है वो इतना अलग रूप में चल रहा है, तो क्या उनपे सिंपल बोलने का असर पड़ता? नहीं पड़ता, ठीक है। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा है कि हाँ पनिशमेंट करनी चाहिए, बट एक थोड़ा सिग्निफिकेंस तो था उस टाइम पे। हमारे जो माँ बाप हैं, घर वाले हैं, वो कितने डिसिप्लिन है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें डर रहता था कि
स्कूल में जाएंगे तो मार पड़ेगी। समझ रहे हो, मतलब एक बेसिक पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट को, डिसिप्लिन को हटा देना, इसका मतलब ये नहीं कि डिसिप्लिन में आ जाएगा बच्चा। बट इसमें आरटीई में लिखा हुआ है, आरटीई के हिसाब से आप ये देखो, आरटीई में लिखा हुआ है कि बच्चे को कोई भी फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट नहीं मिलनी चाहिए। सिंपल चीज ये लिखी हुई है, ठीक है। फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल ट्रॉमा की वजह से जो वो काम है, जो वो पढ़ाई कर रहा है, वो उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। फिजिकल पनिशमेंट अगर छोटा मोटा आपने चाटा मार दिया बच्चे कान पे तो वो बहरा हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा, जो क्लास हम बात कर रहे हैं, क्लास 1st to 8th वाले बच्चे की बात कर रहे हैं, क्लास टू फर्स्ट टू 8th वाले बच्चे की बात कर रहे हैं, जो कि उस टाइम पे बहुत ही नाजुक होता है। और इसमें लिखा हुआ है इम्प्रेसिबिलिटी होता है, मीन्स इस टाइम पे बच्चा ना इजीली इंप्रेस हो जाता है किसी भी चीज से। मीन्स अगर 1st to 8th में अगर आप अगर कोई बच्चा लगातार ही एक स्मोकिंग एनवायरनमेंट में है, मीन्स उसके साथ बड़े बड़े बच्चे हैं, उसके जो बड़े बड़े भाई हैं, फिर कोई भी है, वो उसको स्मोक करते हुए दिख रहे हैं और उसको लग रहा है कि हाँ ये तो बड़ा कूल है। तो इम्प्रेशनेबिलिटी होता है कि बच्चा आसानी से इंप्रेस होना, द एबिलिटी टू इंप्रेस इजीली, टू गेट इम्प्रेस्ड, इंप्रेस हो जाना जल्दी से, ठीक है, ये होता है इम्प्रेशनेबिलिटी, ठीक है। तो इस टाइम में बच्चे का हमें एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखना होता है। प्लस वनरेबिलिटी होता है, नाजुकता, बच्चा इस टाइम पे बहुत नाजुक होता है, जिसकी वजह से उसको अगर कोई छोटा मोटा अपने चाटा मार दिया कान पे तो उसका वो बहरा हो सकता है। सिंपल चीज ये लिखी हुई है, ठीक है। द आर्टिकल 39F ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने पढ़ा कि डीपीएसपी में था, उसमें ये लिखा हुआ है कि बच्चे को आपको एक हेल्दी मैनर, एक हेल्दी कंडीशन में डेवलप करना है, जहां पे उसको उसके जो सारे राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हो, प्लस उसे किसी भी टाइप का पनिशमेंट नहीं सहनी पड़े। सिंपल चीज ये लिखी हुई है 39F में। उसके बाद UNCRC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसका आर्टिकल 19 में भी लिखा हुआ है कि बच्चे के साथ किसी भी टाइप का सेक्सुअल अब्यूज, बच्चे के साथ किसी भी टाइप का माल ट्रीटमेंट, किसी भी टाइप का एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी टाइप का पनिशमेंट, किसी भी टाइप की मेंटल इंजरी या फिर अब्यूज नहीं होना चाहिए इसके साथ। ये सिंपल चीज लिखी हुई है, ठीक है। और ये जो आरटी जो हमने पढ़ा, ये सेक्शन 17, ये कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन करता है। सिंपल चीज ये लिखी हुई है, ठीक है। सेक्शन नंबर 18, नो स्कूल टू बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। सिंपल चीजें लिखी हुई है कि किसी भी स्कूल के पास अगर रिकॉग्निशन का सर्टिफिकेट नहीं है वो स्कूल नहीं बन पाएगा, ठीक है। स्कूल जब भी बन पाएगा वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑफ आरटीई होगा। वो स्टैंडर्ड्स अभी हम देखेंगे नीचे आने वाले टाइम में कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तभी उसको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिल पाएगा। जैसे काफी सारे लिखे होते हैं ना, सीबीएसई एफिलिएटेड होते हैं, सीबीएसई एफिलिएटेड, कि भाई सीबीएसई से एफिलिएटेड है, मींस जो सीबीएसई के टर्म्स है कि स्कूल में ये चीजें होनी चाहिए वो हैं, तभी ये सीबीएसई से एफिलिएटेड है। तो ऐसे स्कूलों के लिए स्कूल को एक सर्टिफिकेट लेना होता है रिकॉग्निशन का, वो तभी मिल पाएगा। जैसे कभी कभी आपने स्कूल के ऊपर वो लिखा नहीं होता, ISO 9001/2000, ऐसा कुछ लिखा होता है, वो होती है रिकॉग्निशन, ठीक है। समझ आ गई बात, ठीक है। सेक्शन नंबर 19, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल, ये हम अभी आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे कि नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर स्कूल क्या होते हैं, ठीक है। ये डिफाइन कर रखे हैं सेक्शन 19 में। सेक्शन 20, पावर टू अमेंड शेड्यूल, सेक्शन 20 में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी टाइप का रूल जो इसमें आरटीई में है उसको अमेंड कर सकती है, उसको ठीक कर सकती है, जो कि अभी जस्ट 2019 में ठीक किया गया, वो हम आगे देखेंगे कौन सा है। स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, आर्टिकल सेक्शन 21 में दिया हुआ है कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटी बननी चाहिए स्कूल के अंदर, ठीक है। उसके क्या क्या रोल्स हैं वो चीजें दी हुई है। अब देख लो एक बार स्कूल मैनेजमेंट कमिटी को ना जरा डीप में देख लो, ये दिख गया, देखो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी है ये, देखो द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी विल प्ले अ pivotal role, means main role in school governance to enhance the quality of education offered in bringing together representativeness of different stakeholders of child, सारे चीज जो भी चाइल्ड के अराउंड द एनवायरनमेंट जो उससे बड़े होते हैं वो सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। इट लेज द ग्राउंड वर्क फॉर ब्रॉड एंड शेयर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ताकि एक शेयर डिसीजन मेकिंग हो पाए बच्चे के रिगार्ड्स में, ठीक है। A school management committee has to be constituted in every school other than unaided schools within 6 months of the date of recognition, and the SMC has to be reconstituted every 2 years, means हर 2 साल में नई SMC बनेगी, और हर सरकारी स्कूल में ये SMC होनी ही होनी चाहिए। अनएडेड स्कूल्स मींस प्राइवेट स्कूल्स का जरूरी नहीं है कि नहीं, बट अभी वो भी कंपलसरी कर दी गई है, ठीक है। देखो
75% जो एसएमसी के मेंबर्स होंगे वो पेरेंट्स होंगे, ठीक है, वो 75% पेरेंट्स होंगे, ठीक है। जो 25% बचे एसएमसी के मेंबर्स वो ये तीन टाइप के होंगे, ठीक है। कौन कौन से? 1/3 ऑफ द मेंबर्स अमॉन्ग्स द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकल अथॉरिटी टू बी डिसाइडेड बाय द लोकल अथॉरिटी, ठीक है। 75% क्या हो गया? 75% पेरेंट्स होंगे। अब जो 25% बचे उसमें से 1/3 लोकल अथॉरिटी में सरपंच हो गया या फिर लोकल अथॉरिटी में कोई भी इलेक्टेड कैंडिडेट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 1/3 फ्रॉम द अमॉन्ग्स टीचर्स फ्रॉम द स्कूल, 1/3 टीचर्स होंगे, ठीक है। वो कौन डिसाइड करेगा? स्कूल डिसाइड करेगा, ठीक है। और रिमेनिंग 1/3 अमॉन्ग द लोकल एजुकेशनिस्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल टू बी डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स इन द कमिटी, ठीक है। अब देखो काफी सारे ना कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे छोटे मोटे, जैसे कि जो जिन्होंने बहुत पढ़ाई कर रखी होती है, जैसे एमएससी कोई भी लोग है ना, एमएससी जिसने कोई एमएससी कर रखी है, फिर कोई इन्वायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, उसको डाल सकते हैं 1/3 लोगों में, जो कि इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हो सकती है बच्चों के लिए, ठीक है। समझ आ गया? 75% पेरेंट्स, अब बचेंगे 25%। इस 25% में से 1/3 सरपंच वगैरह जो भी लोकल अथॉरिटी में आपके जो भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, 1/3 में टीचर्स आ जाएंगे और 1/3 में स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, प्लस जो भी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है वो आ सकती है। आगे बात क्लियर भाई? एसएमसी की बात क्लियर होगी सबको? एसएमसी में क्या क्या चीज होती है। अब आ जाओ वापिस इस चीज पे, खुल गया? हाँ आ गया, ठीक है। आप बात इस चीज पे देखो, इसमें ये लिखा हुआ है आरटी एक्ट देयरफॉर एनवीसीजीज दैट पेरेंट्स फॉर्म द मेजोरिटी। हमने देख लिया मेजोरिटी तो पेरेंट्स फॉर्म करते हैं, 75% फॉर्म करते हैं, ठीक है। प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज, कि इनको कोई जरूरी नहीं है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनानी, बट government has also introduced the amendment bill in the parliament which provides the school community management committee in respect to private unaided schools and minority institution will only have a advisory role, कि आपको बनानी तो जरूर है बट अब इनका जो सिर्फ रोल होगा ना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, सिर्फ एडवाइजरी रोल होगा। इस जो एसएमसी है ना, जो गवर्नमेंट स्कूल में बनती है, उनका हर चीज में रोल होता है एसएमसी का। बट अगर प्राइवेट में बना रहे हो, गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर दी है, अगर बना रहे हो तो ठीक है भाई, इसका छोटा मोटा रोल हो जाएगा, कैसे? बस एडवाइस करने में, ठीक है। सेक्शन 22 में बात की गई है स्कूल डेवलपमेंट प्लान की, कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए। इसमें स्कूल डेवलपमेंट प्लान बेसिक, जिसे नाम सजेस्ट कर रहा है स्कूल डेवलपमेंट प्लान, उसकी स्कूल की कैसे डेवलपमेंट होनी चाहिए। द एसडीपी इज अ विजुअलाइज्ड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फोकसिंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल, एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर अवेलेबिलिटी, क्लासरूम ट्रांजेक्शन एंड चाइल्ड असेसमेंट एंड इंक्लूसिवनेस, कि मतलब हर चीज के बच्चे के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, टीचर कैसे हैं उस स्कूल में, ठीक है, बच्चे के जो राइट्स हैं वो क्या प्रोटेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, ठीक है, इंक्लूसिवनेस बन पा रही है कि नहीं बन पा रही, इन सारी चीजों पे फोकस किया जाएगा। किसमें? सेक्शन 22 स्कूल डेवलपमेंट प्लान। क्लियर होगी बात? अभी सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस समझ लो ये बेसिकली फीचर्स हैं आरटी की, ये सारे फीचर्स हैं राइट टू एजुकेशन के, ठीक है। इसको समझ लो, बस याद करने की मत, याद करना सेक्शन 13 में चीज लिखी हुई है, सेक्शन 14 में ये नहीं, बस ये फीचर्स की तरह याद रखो। सेक्शन 23 क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सर्विस ऑफ टीचर, जो सर्विस करेंगे स्कूल में उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, सेक्शन 23 में लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें एनसीटीई डिसाइड करेगी, ये सारी चीजें एनसीटी डिसाइड करेगी, ठीक है। मतलब एक टीचर एजुकेशन के लिए एक बेसिकली ये चीजें बनाई गई हैं एनसीटी, ठीक है। जैसे कि अभी आप जैसे DSSB में या फिर क्या चाहिए होता है, जब लास्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है ना, तो आपको एनसीटी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि एनसीटी के द्वारा जो आपका कॉलेज था या फिर जो भी आपका इंस्टीट्यूट था वो वेरीफाइड है कि नहीं। एनसीटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। टीचर एजुकेशन यही डिसाइड करेगा, जो भी मतलब क्या रहेगी एलिजिबिलिटी रहेगी टीचर की, वो यही डिसाइड करेगा, ठीक है। सेक्शन 24 ड्यूटीज एंड टीचर्स एंड रीड्रेसल होता है, मींस रीड्रेसल होता है निदान करना, रेमेडी करना, ठीक है। ग्रीवेंसेस होता है प्रॉब्लम्स, ठीक है। कि सेक्शन 24 में सिंपल चीजें लिखी हुई है कि जो भी दिक्कतें आई हैं टीचर को कैसे सॉल्व करनी है, सिंपल चीजें लिखी हुई है, आपको कोई भी काम की नहीं है। सेक्शन 25 में पीपल टीचर रेशियो की क्या क्या रेशियो रहना चाहिए, ठीक है, ये हम देखेंगे लास्ट में क्या क्या रेशियो रहना चाहिए, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ टीचर, देखो ये जरूरी है। सेक्शन 26 इसमें लिखा हुआ है कि कभी भी अगर स्कूल में अगर मैंने मान लिए 100 टीचर हैं, स्कूल में 100 टीचर हैं,
और फिलहाल 90 ही टीचर काम कर रहे हैं। तो ये 10 पोस्ट है ना, ये एट द इमीडिएट इफेक्ट भरी जानी चाहिए। मींस जो स्कूल में जो अनएम्प्लॉय जो क्या बोलते हैं वैकेंसीज है ना, वो 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? मींस कि अगर मैक्स 90 ही टीचर पढ़ा रहे हैं तो ये ना हो जाए कि 80 पढ़ा रहे हैं और 20 टीचर नहीं है। मींस कि 80 तो एम्प्लॉयड है और 80 की वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, ठीक है, 20 की वैकेंसीज खाली पड़ी, ऐसा नहीं। मींस प्रोवाइड दैट वैकेंसी इन द स्कूल शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ टीचर स्ट्रेंथ इन दैट स्कूल, कि 10% से ज्यादा वैकेंसी एक्सीड ना हो। ये ना हो जैसे सरकार में आजकल हो रखा है कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, ठीक है, वो खुद का ही रूल फॉलो नहीं किया जा रहा, समझ रहे हो? तो ये चीज लिखी हुई है कि जो वैकेंसीज है वो 10% से ज्यादा एक्सीड ना हो। फॉर एग्जाम्पल केवी से मैंने एग्जाम्पल मान लिया कि 1 लाख टोटल टीचर स्ट्रेंथ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया, तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर 10,000 खाली पदे हैं तो उसकी फटाफट वैकेंसी निकालो, उनको भरो। ये रूल है सेक्शन 26 में। आगे बात समझ में, ऐसा क्यों बनाया, इसके पीछे रीजनिंग क्या है? इसके पीछे रीजनिंग ये है कि अगर ऐसा हो जाता है ना, 10% ज्यादा अगर सीटें खाली रहती हैं तो बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, टीचर्स की कमी हो जाएगी। ये इसके पीछे रीजनिंग है, समझ गए? आ जाओ सेक्शन 27, प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल पर्पसेस, कि टीचर्स की और कहीं पे भी ड्यूटी नहीं लगाओ, टीचर्स की कहीं पे भी ड्यूटी मत लगाओ, बस उनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगनी चाहिए? एक तो स्कूल में लगनी चाहिए, ठीक है, स्कूल में जो उनका बेसिक काम है टीचर का। उसके बाद पॉपुलेशन सेंसिस में उनकी ड्यूटी लगा सकते हो आप। पॉपुलेशन सेंसिस में मीन्स जहां पे जनगणना होती है वहां लगा सकते हो। डिजास्टर रिलीफ ड्यूटीज में लगा सकते हो, ठीक है, और ड्यूटीज और इलेक्शंस में ड्यूटी लगा सकते हो। तो बस इन्हीं 3 चीजों में आप टीचर की ड्यूटी लगा सकते हो। इन्हीं 3 चीजों में टीचर की आप ड्यूटी लगा सकते हो। पहले तो पॉपुलेशन सेंसस में, फिर डिजास्टर रिलीफ में और फिर इलेक्शंस में। इन्हीं 3 चीजों में आप टीचर की ड्यूटी लगा सकते हो। सिंपल चीज ये चीज लिखी हुई है सेक्शन नंबर 27 में। आगे बात सेक्शन नंबर 28 कि टीचर को प्राइवेट ट्यूशंस नहीं पढ़ाने हैं। इसके पीछे रीजनिंग क्या प्रोवाइड करी गई है? सेक्शन 28 देखो, सेक्शन 28 प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर, कि जो सरकारी एम्प्लॉय है उसको, जो सरकारी टीचर है उसको प्राइवेट ट्यूशंस नहीं पढ़ाने हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे आप क्लास 5th को प्राइवेट अगर आप क्लास 5th के क्लास टीचर हो और अगर आप स्कूल के बाहर कोई ट्यूशन दे रहे हो क्लास 5th का, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर तो आप यही चाहोगे कि भाई बच्चा मेरे पास ट्यूशन पे भी आए, जिसकी वजह से आप एक क्या बोलते हैं, एक इल इफेक्ट होता है, इसका इल इफेक्ट होता है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आगे जाके मैं टीचर बन जाऊं, ठीक है, किसी भी क्लास का, 5th क्लास का या 4th क्लास का, अब 4th क्लास को मैं जाके बोल रहा हूँ कि बेटा बाहर ट्यूशन दे रहा हूँ मैथ्स के और बाहर मेरे पास आना तुम, तो इसकी वजह से ये गलत चीज हो जाएगी। इसकी वजह से बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा और मैं क्लास में पढ़ाना कम कर दूंगा ताकि बच्चा मेरे पास ट्यूशन पे आए, ठीक है, ये गलत चीज है। इसलिए सेक्शन 28 के थ्रू प्राइवेट ट्यूशन को मना किया गया है, ठीक है। अब देखो सेक्शन 29 करिकुलम एंड इवैल्यूएशन, चैप्टर 5 है करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स। 29 में ये बोला हुआ है कि करिकुलम और इवैल्यूएशन प्रोसीजर क्या क्या होना चाहिए। देखो पहला, कन्फर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लिखी हुई है कि राइट टू फ्री एजुकेशन और फ्रीडम, मतलब कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं, इंटीग्रिटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, इनके बेसिस पे, इक्वालिटी, इक्विटी, इन सब के बेसिस पे जो हमारा करिकुलम है इन सब के बेसिस पे हो। सेकंड, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, करिकुलम ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड करे, सीसीई जो कि करता है। बिल्डिंग द चाइल्ड्स नॉलेज एंड पोटेंशियलिटी एंड टैलेंट, कि बच्चे का पोटेंशियल डेवलप करे, बच्चे का टैलेंट डेवलप करे। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल मेंटल एबिलिटीज, उसकी फिजिकल एबिलिटीज और मेंटल एबिलिटीज दोनों डेवलप करे। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन इन चाइल्ड फ्रेंडली एंड चाइल्ड सेंटर्ड मैनर, कि उसको डिस्कवरी रूप से सिखाओ, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, मदर टंग में पढ़ाया जाए, ठीक है। मेकिंग चिल्ड्रन, उसको किसी भी चीज का डर ना हो, ट्रॉमा ना हो, एंग्जाइटी हो, वो अपने व्यूज को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन किया जाए, ठीक है, ताकि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो नॉलेज है उसकी अप्लाइंग की वो चेक की जा सके कि कैसे कैसे वो अप्लाई कर पा रहा है, ठीक है। सिंपल चीजें ये है। और ये सारी चीजें एनपीई 1986, 1992 और एनसीएफ 2005 में भी बताई गई हैं। क्लियर होगी बात? सेक्शन नंबर 30, एग्जामिनेशन एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सेक्शन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि नो चाइल्ड
इसका भी अमेंडमेंट हुआ है, ये देखेंगे आगे, इसका भी अमेंडमेंट हुआ है। दैट नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू पास बोर्ड एग्जामिनेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि एलिमेंट्री एजुकेशन तक उसको किसी भी टाइप का बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं किया जाए, बोर्ड एग्जामिनेशन किसी भी टाइप का उसका नहीं कराया जाए। ठीक है, अब देखो एनसीएफ 2005 में ये लिखा हुआ है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति के अंदर क्लास 5th 8th और 11th में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होनी चाहिए। और ना क्लास 10th में जो हम बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं ना, वो भी ऑप्शन होती है। अगर आपने ध्यान से देखा तो क्लास 10th में हो, आपके पास 2 ऑप्शन आए होंगे कि आप एग्जाम थ्रू बोर्ड देना चाहते हो कि थ्रू स्कूल। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम दिए होते हैं। अब इसके पीछे वो रीजनिंग, इसके पीछे रीजनिंग ये है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे के ऊपर ट्रेमेंडस स्ट्रेस आता है, ट्रेमेंडस एंग्जाइटी आती है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 में भी लिखा हुआ है कि क्लास 10th में अगर कोई बच्चा चाहे, उसको ऑप्शन दो कि अगर आप बोर्ड से एग्जाम देना चाहोगे कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसी के स्कूल से एग्जाम दिया जाओगे। ठीक है, अगर आप स्कूल से दोगे तो उसमें आपको बोर्ड सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड से दोगे तो आपको एक बोर्ड सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि आप बेसिकली पूरे, जैसे इंडिया में सीबीएसई का सर्टिफिकेट होता है बोर्ड सर्टिफिकेट, जो पूरे इंडिया में सर्टिफाइड है, मीन्स हर जगह रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ भाई चैप्टर 6 प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड राइट टू एजुकेशन, कि भाई जो बच्चे की जो ये दिक्कतें हैं, इनको जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्शन 31 में ये कौन देखा है, इसको देखा है एनसीपीसीआर, एसपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर, या फिर एससीपीसीआर, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये ड्यूटी इन दोनों की है। ठीक है, ये सारी चीज चेक करनी है कि भाई पीपल टीचर रेशियो बन रहा है कि नहीं बन रहा, प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है कि नहीं करा रही, जो स्कूल आरटी मेंशन है वो प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, कभी उनको डिनाइल ऑफ एडमिशन तो नहीं हो रहा, कैपिटेशन फीस तो प्रोवाइड नहीं करनी, मतलब स्क्रीनिंग प्रोसीजर तो नहीं हो रहा, डिमांड ऑफ एफिडेविट्स, अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स तो नहीं माने जा रहे। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, प्ले मटेरियल, मिड डे मील, ये सारी चीजें पूरी है कि नहीं पूरी, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, पनिशमेंट तो नहीं दी जा रही। ठीक है, अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन सिस्टम यूज किए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट एज पर रूल्स। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के रेगुलर मीटिंग हो रही है, टीचर अकाउंटेबिलिटी है, स्कूल डेवलपमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा, और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो पा रही है। मतलब बेसिक चीजें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको पता रहे सारी चीजें। ठीक है, और फॉर चिल्ड्रन ये सारी चीजें लागू हैं सरकारी स्कूल में। जो प्राइवेट स्कूल में ना, उसमें तो बस एक चीज चेक करी जाएगी कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसका 25% एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। ठीक है, ये सारी लागू जो चीजें हैं, ये 10 जितने भी हमने पॉइंट पढ़े, ये 6 पॉइंट पढ़े, ये सारे लागू हैं गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल है उनमें बस ये चेक किया जाएगा कि 25% वीकर सेक्शन का और डिसएडवांटेज सेक्शन का एडमिशन लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा। ठीक है, क्लियर होगी बात। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस मींस कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, उनको आप उनका निदान कैसे कर रहे हो, ये भी मेंशन है सेक्शन नंबर 32 में, याद करने की कोई जरूरत नहीं। सेक्शन नंबर 23 में नेशनल एडवाइजरी काउंसलिंग, और सेक्शन 34 में स्टेट एडवाइजरी काउंसिल मेंशन है कि ये दोनों चीजें होनी चाहिए, जो कि टाइम टू टाइम एक रिकमेंडेशन देंगे कि एजुकेशन में हम ये चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सेटअप होनी, और स्टेट लेवल पे एक स्टेट एडवाइजरी काउंसिल सेटअप होनी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 33 और सेक्शन नंबर 34। चैप्टर 7 में मिसलेनियस पावर टू इशू डायरेक्शंस। अब तो खत्म हो चुका, सारी टॉपिक छोटी छोटी चीजें कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स हैं, ताकि वो जितनी भी, मतलब कोई कुछ भी कराना चाहे, कुछ भी डायरेक्शन देना चाहे कि भाई ये हम नया प्रोग्राम है सरकार का, इसको आपको सारे स्कूलों में प्रमोट करना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शन दे दी तो सबको लागू करनी पड़ेगी। प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशंस, सेक्शन नंबर 36 में दे रखा है प्रोवाइड्स फॉर प्रीवियस सैंक्शन ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस, कि कोई भी अगर प्रॉब्लम पहुंचाता है तो उसके ऊपर ऑफेंसेस के चार्जेस लग सकते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 37 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मीन अगर एसएमसी कमेटी होगी या फिर गवर्नमेंट अगर कोई भी इस जो ऊपर हमने सेक्शंस के बारे में या फिर राइट टू चाइल्ड एजुकेशन के बारे में कोई भी एक स्टेप उठाएगी, तो उसके वो प्रोटेक्टेड होगा अगेंस्ट एनी पिनल कोड, मतलब उस पे ऊपर कोई धारा लगाई जा सकती। मीन्स अगर आपने कि बच्चे के अकॉर्डिंग जो ऊपर ये हमने सारी चीजें इसकी पढ़ी आरटी की, अगर एसएमसी कमेटी या फिर गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है इसके स्टेप के रिगार्ड में बच्चों के लिए, तो उसके अगेंस्ट उसके ऊपर कोई केस नहीं लगाया जा सकता। सिंपल चीज ये है। ठीक है, मीन्स वो राइट आपका प्रोटेक्टेड है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी लीगल सूट और
प्रोसीडिंग्स टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा फॉर एनी एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कि बच्चों के अकॉर्डिंग लिए कोई अच्छा एक्शन लिया गया तो उसके ऊपर कोई भी हम लीगल प्रोसीडिंग नहीं ले सकते। सेक्शन नंबर 38, पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, की गवर्नमेंट के पास अप्रोप्रिएट पावर है रूल्स बनाने की। और सेक्शन नंबर 39 की सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर, अगर कोई भी जो हमने ये आरटीए बनाया इसमें अगर कोई भी दिक्कत आ रही है उसको चेंज करने की पावर है किसमें, गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, खत्म हो गया भाई, ये खत्म। अब देखो, अब आ जाओ कुछ इसमें और इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं और हम लास्ट में पढ़ेंगे अमेंडमेंट, फिर खत्म। ये हमने देख लिया। डिसएडवांटेज बच्चे में कौन कौन आ जाएंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड, ठीक है, या फिर सोशली, कल्चरल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकली, लिंग्विस्टिक, जेंडर और सच फैक्टर्स, मतलब ये सारे बच्चे आ जाएंगे डिसएडवांटेज ग्रुप में। जो हमने जोड़े ना 25% बच्चे, उन 25% में ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन में कौन सा देंगे, जिनकी पेरेंट्स की, जिनकी गार्डियंस की जो इनकम है वो लोअर देन मिनिमम लिमिट है जो कि डिसाइड कर रखे गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गया भाई। ये सारे डिफाइन कर रखे, जैसे हम बताया ना कि जब कोई भी रूल बनता है या फिर कोई भी राइट बनता है तो उसमें सारी चीजें डिफाइन, देखो स्कूल का इसमें डिफाइन कर रखा है कि स्कूल में कौन कौन से स्कूल आएंगे, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, शेड्यूल का मतलब क्या है, ये सारी चीजें लिखनी होती हैं ताकि कोई भी क्या बोलते हैं लूप होल ना निकला है उसके अंदर। देखो स्टेट कमीशन, इसकी सारी चीजें लिखनी होती हैं। ये अगर नहीं लिखा जाए ना, अगर इसमें देखो चाइल्ड का मतलब भी लिखा है कि चाइल्ड का मतलब क्या है, देखो चाइल्ड मींस अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये जो इसमें जो चाइल्ड जो ये आर्टिकल है इसमें हम जो चाइल्ड के बारे में बात करेंगे तो वो वही चाइल्ड होगा 6 to 14 ईयर्स का, पहले ही मेंशन कर दिया गया ताकि फिर आगे जाके मिसकंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेंशन करनी है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको सारा करा दिया गया है। जो बेस्ट चीज है वो आपको सारी, ये सिंपल वही आर्टिकल्स दिए हैं जो हमने डिस्कस कर लिए ना, इनमें थोड़ा सा और मतलब कि कंफ्यूजन दिया हुआ है वो हमने बिल्कुल ही आसान तरीके से आपके लिए डिस्कस कर दिए हैं। अब देख लो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का क्या क्या रोल है। पहला, मॉनिटर द वर्किंग ऑफ द स्कूल, ठीक है, प्रिपेयर एंड रिकमेंड स्कूल डेवलपमेंट, मतलब स्कूल डेवलपमेंट प्लान को बनाना और रिकमेंड करना, मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी अदर सोर्स। ठीक है, अब देखो कम्युनिटी, पता है ना, वो कम्युनिटी जो कम्युनिटी होती है जो वो दो तरीके से स्कूल के अंदर एज अ रिसोर्स काम कर सकती है। पहला तो एक होता है इनफॉर्मल, पहला होता है इनफॉर्मल तरीके से, ठीक है, पहला होता है इनफॉर्मल तरीके से, ठीक है, और दूसरा होता है फॉर्मल तरीके से। जो कम्युनिटी स्कूल के अंदर जो हम कहते हैं ना पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, पहला तो होता है इनफॉर्मल तरीके से, कैसे कि भाई लो भाई ये जमीन ले लो, ये तुम जमीन ले लो, इसमें तुम स्कूल बना लो। ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का ये पहला। दूसरा फॉर्मल तरीका क्या होता है, एसएमसी बनाना, पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनाना। ठीक है, ये होता है फॉर्मल तरीका। समझ आ गई बात, तो ये होगी चीज क्लियर, एक बार चेक कर लो ये चीज है। ठीक है, और कम्युनिटी होती है वो एज अ वॉच डॉग काम करती है फॉर अ स्कूल। लिख लेना अपने नोट्स में, कम्युनिटी एक्ट एज अ वॉच डॉग और प्रेशर ग्रुप ऑन स्कूल। ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद देखो अब आगे तुम इनफॉर्मल तरीका सीख लिया। इनफॉर्मल तरीका क्या भाई, लो भाई क्या बोलते हैं स्कूल, ये स्कूल की डेवलपमेंट करने एज अ कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं, तो क्यों ना हम सारे मिलके इस स्कूल को 2 लाख रुपए की डोनेशन कर दें, है ना, ताकि इस स्कूल की डेवलपमेंट हो पाए। और फॉर्मल तरीका एसएमसी बनाना या फिर पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनाना। ठीक है, उसके बाद परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर कोई भी अदर टाइप का फंक्शन है उस टाइप से हम कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान सीख लिए, सारी चीज हमने सीख ली है। आ जाओ अब नीचे, ये अभी सारी चीजें हमने पढ़ ली है अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आ जाओ अब ये है नॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। हमने बोले थे ना कि क्या क्या स्कूल के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जब भी तो बच्चे स्कूल को रिकॉग्निशन मिलेगा। स्कूल को जो रिकॉग्निशन मिलता है वो कैसे कैसे मिलेगा, देखो पहला, नंबर ऑफ टीचर्स पीपल टीचर रेशियो क्या होना चाहिए। फॉर फर्स्ट क्लास टू 8th क्लास की बात चल रही है, अगर 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर होने चाहिए। मींस बेसिकली रेशियो कितना होगा, देखो इसमें ना रेशियो डिफाइंड नहीं है, 30:1, ऐसा किसी भी टाइप का रेशियो इसमें डिफाइंड नहीं है इस आरटी एक्ट में। इसमें से बस ये लिखा रहता है कि 60 बच्चे हैं ना 2 टीचर होंगे। ठीक है, 61 से 90 बच्चे हैं तो 3 टीचर होंगे। ठीक है, बेसिकली आपको 30 से डिवाइड करना है। ठीक है, 30:1 कहीं पे भी नहीं दिया हुआ इसमें, बस आपको बेसिकली 30 से डिवाइड करना है। अगर 60 बच्चे हैं तो 60/30 2 आ जाएगा,
अगर 61 से 90 है तो जो लास्ट वाली टर्म है जो 90 है उसको 30 से डिवाइड कर दो, 3 आ जाएंगे टीचर्स। 91 टू 120 अगर बच्ची हैं तो टीचर्स कितने, 120 बटे 30, 4 टीचर आ जाएंगे। अगर 121 से 150 बच्ची हैं तो 150 बटे 30, 5 टीचर आ जाएंगे। अगर 151 प्लस है मीन्स 151 से ज्यादा है तो 5 टीचर प्लस एक हेड टीचर होना चाहिए, ठीक है। अगर 200 से ज्यादा है तो पीपल टीचर रेशियो एक्सक्लूडिंग हेड टीचर्स शुड नॉट एक्सीड 40, कि जो पीपल टीचर रेशियो है वो 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर 200 बच्चे आ जाते हैं तो पीपल टीचर रेशियो 40 रेशियो 1 बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मीन्स कि एक टीचर पे 40 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 200 से ज्यादा बच्चे हैं उसके लिए सिर्फ क्लास फर्स्ट टू क्लास 5 तक, ठीक है। अब आ जाओ क्लास 6th to 8th में, कि हर सब्जेक्ट के लिए पहली बात तो एक टीचर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 टीचर पर क्लास, सो दैट देयर विल बी एटलीस्ट 1 टीचर फॉर साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। एटलीस्ट 1 टीचर फॉर एवरी 35 चिल्ड्रन, हर 35 चिल्ड्रन पे एक टीचर होना चाहिए, रेशियो 35:1। एक फुल टाइम हेड टीचर होना चाहिए, ठीक है। अब ये उसके लिए है व्हेन द एडमिशन ऑफ द चिल्ड्रन इज अबव 100, किसके लिए, 6 to 8 के लिए, जब बच्चों का एडमिशन कम कितना हो जाए 100 से ज्यादा, तो एक फुल टाइम हेड टीचर होना चाहिए। एक पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर किसके लिए, इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, किसके लिए, आर्ट एजुकेशन के लिए, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के लिए और वर्क एजुकेशन के लिए। बात क्लियर, इनके लिए एक आपके लिए वो होना चाहिए बेसिकली एक हेड टीचर, ठीक है। 2 सेकंड रो, ठीक है, ये बात क्लियर। एक बार कॉल आ गया था यार, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, एक तो ऑल वेदर बिल्डिंग होनी चाहिए कि हर मौसम की बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, हर क्लासरूम हर टीचर के लिए क्लासरूम होना चाहिए। और ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर रूम होना चाहिए, ठीक है। एक ही रूम जिसमें ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर रूम होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए ये। अगर आप अलग अलग बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों को खुल के घूमने का मौका मिलना चाहिए। सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए बॉयज और गर्ल्स के लिए। सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए हर बच्चे के लिए, ठीक है। ये बात भी क्लियर। उसके बाद अ किचन वेयर मिड डे मील इज कुक्ड इन स्कूल, एक, ठीक है भाई, क्लियर होगी, रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ चलो आगे बात क्लियर। और एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए बेसिक, ठीक है। और अरेंजमेंट होना चाहिए सिक्योरिंग द स्कूल बिल्डिंग बाउंड्री वॉल और फेंसिंग, स्कूल में बाउंड्री और फेंसिंग होनी चाहिए ताकि बच्चे टाप के बंक ना मार सकें इसके लिए, ठीक है। अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्या करना चाहिए, देखो 200 दिन किसके लिए, 200 दिन किसके लिए, 1st to 5th क्लास बच्चों के लिए 200 दिन होने चाहिए, ठीक है। पूरे साल में 200 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए। उसके बाद 220 दिन किसके लिए, 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए, 220 दिन 6ठी से लेके 8वीं क्लास के बच्चों के लिए। अब इनमें घंटे 800 घंटे पहली से लेके 5th क्लास के बच्चों के लिए, जो 200 दिन आएंगे ना, इनमें टोटल 800 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, मीन्स रोज 4 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। और जो ये 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चे 220 दिन आएंगे ना, इसके अंदर 1000 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, 1000 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, क्लियर होगी बात। टीचर को मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, ये मिनिमम नंबर है, मिनिमम नंबर कि 45 घंटे इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर तो देने पड़ेंगे, 45 घंटे हफ्ते के, ये पर वीक है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड, कुछ भी टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट चाहिए वो क्लास को प्रोवाइड किया जाए। लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स और ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टोरी बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। प्ले मटेरियल, गेम्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ये भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए। ये बेसिक नॉर्म्स हैं, ये बेसिक नॉर्म्स हैं स्कूल को रिकॉग्नाइज करवाने की। किसी स्कूल में अगर आपको रिकॉग्निशन दिलानी है तो ये सारी चीजें होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है भाई। ये पूरा एनसीईआरटी जो आरटीई का आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब देख लो, अब एक चीज बची है इसमें इंपॉर्टेंट, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बची है, वो है आपकी अमेंडमेंट्स। एक बार देखो मैं निकाल लेता हूँ अमेंडमेंट्स, हाँ ये निकली हुई अमेंडमेंट जो भी जस्ट 2019 में हुई है, ठीक है। देखो ये हुई है अमेंडमेंट, ठीक है। देखो पहली अमेंडमेंट ये हुई है, देयर शैल बी अ रेगुलर एग्जामिनेशन इन द 5th क्लास एंड इन द 8th क्लास एट द एंड ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर। बात क्लियर, एक बार इसको पेंसिल निकाल लो, हाँ कि रेगुलर एग्जामिनेशन होनी चाहिए इन द 5th क्लास, एक तो 5वीं क्लास में और एक 8वीं क्लास में, एंड द एंड ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर, ये टेस्ट होना चाहिए। होगी बात क्लियर। चलो अब
ये देखो, इफ अ चाइल्ड फेल्स, कहाँ यार डिलीट का बटन कहाँ है, ठीक है। अब देखो, इफ अ चाइल्ड फेल्स इन एग्जामिनेशन रेफर्ड इन द सब सेक्शन की, इस जो एग्जाम लिया हमने इसके 5वीं के एंड में और 8वीं के एंड में, अगर उसमें फेल हुआ तो उसको एक तो एडिशनल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड, मतलब एक क्लासेस प्रोवाइड करे जाए, और एक अपॉर्चुनिटी मिले री एग्जामिनेशन की विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। जब रिजल्ट निकला उसके 2 महीने बाद उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई तू री एग्जाम दे दे, ठीक है। अगर पास हो जाए तो अगली क्लास में डाल देंगे, नहीं तो बेटा तू फेल है, ठीक है। ये नई चीज आई है, ये नई है, अमेंडमेंट नई चीज हुई है। पहले था ना कि 1st to 8th में फेल नहीं करना, अब कर सकते हैं किसमें, सिर्फ पर, बट ये सिर्फ एप्लीकेबल है 5th और 8th क्लास में, सिर्फ एप्लीकेबल है किसमें, 5th और 8th क्लास में, ठीक है। अब देखो, हाँ, appropriate government may allow the school to hold back a child in the 5th or the 8th class or in the both classes in such a manner and subject to such condition as may prescribed if he fails in the re-examination, कि जो हमने re-examination बताया कि 2 महीने बाद होगा, अगर उस चीज में कभी भी फेल होता है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें फेल कर देना चाहिए उस टाइम पे। सिंपल चीज ये लिखी हुई है, ठीक है। और उसको जो पहले हेल्ड नो डिटेंशन पॉलिसी थी वो कैंसिल हो चुकी है, मींस अब उसको हम रोक सकते हैं किसी भी क्लास में, ठीक है। सिंपल चीज ये, और एक यहाँ पे भी लास्ट में लिखा हुआ है, इफ इट हैज अ क्लॉज जो नहीं है, नो डिटेंशन पॉलिसी विच हैज बीन रिमूव्ड अंडर द राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, कि बच्चे को अभी आप फेल कर सकते हो, बच्चे को आप फेल कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार देख लो क्या क्या इसके अचीवमेंट्स क्या क्या हुआ। अचीवमेंट देखो क्या क्या हुआ कि भाई एनरोलमेंट रेट बढ़ गया, बच्चे स्कूल में आने लग गए, ठीक है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, ठीक है। जो 25% कोटा रखा उसके अंदर मोर देन 33 लाख से ज्यादा बच्चों को फायदा मिला है। इंक्लूसिव क्लासरूम बन चुकी हैं, हर डाइवर्सिटी से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अच्छा। नो डिटेंशन पॉलिसी हैज ब्रॉट अप द अकाउंटेबिलिटी इन द एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम, की जो रिमूवल किया है। जैसे पहले तो क्या था, नो डिटेंशन पॉलिसी थी कि जिसकी वजह से बच्चा फेल नहीं होता था। अब जिसकी वजह से क्या होता था कि सिस्टम पे कोई बोझ नहीं था, टीचर कहता है हाँ यार पढ़ेगा तो पढ़ने, वरना पास तो हो ही जाना है, ठीक है। अब इसकी वजह से अब अकाउंटेबिलिटी टीचर्स पे आ चुकी है कि आपको पास कराना पड़ेगा इनको, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट के अंदर इस ये जो आरटी जब लागू हुआ, इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड स्कीम भी लागू हुई, जिसे हम कहते थे समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। जिसके अंदर 3 स्कीम थी, एक तो सर्व शिक्षा अभियान थी, दूसरी स्कीम थी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन टीचर एजुकेशन CSTT। तो इसके अंदर ये 3 स्कीम भी लागू थी। लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस ये थी कि सिर्फ और सिर्फ ये 6 to 14 ईयर्स था, जिसकी वजह से जो 0 to 18 ईयर्स वाले, मींस 6 साल से पहले वाले और 14 साल से बाद वाले, ये रुक जाते थे, ठीक है। जिसकी और सेकंड लिमिटेशन क्या थी, फोकस क्वालिटी पे ना होकर ज्यादा क्वांटिटी पे रहा। उसके बाद जो ये 5 स्टेट थे, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, हैव नॉट इशूड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग 25%, जो 25% की देखो बताया ना, जो एजुकेशन है वो आती है दोनों, मींस स्टेट लिस्ट में भी आती है और कंकरेंट लिस्ट में आती है, मींस इसमें स्टेट का हक भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हक होता है। तो जो गोवा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और तेलंगाना है, इन्होंने जो 25% का हमने कोटा डिसाइड किया था ना कि प्राइवेट एजुकेशन में, तो इन्होंने लागू नहीं किया, ठीक है। मोर फोकस इज बीइंग ऑन स्टैटिक्स ओवर आरटी रेदर देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, की भाई फटाफट डाटा निकालना आरटी का, भाई कितने हमने एडमिशन करवाए, सारा फोकस डाटा पे था ना कि क्वालिटी पे, ठीक है। लैक ऑफ टीचर्स की कमी थी, जिसकी वजह से जो पीपल टीचर रेशियो हमने डिसाइड किया था वो नहीं बन पाया है, वो नहीं बन पाया है, ठीक है। माइनॉरिटी रिलीजियस स्कूल शुड नीड टू बी बॉर्न अंडर आरटी, जो हमने बताया ना कि कौन कौन स्कूल्स में इंक्लूड नहीं होंगे, तो वो भी इनके अंदर लाने हैं। मोर फोकस ऑन टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टीचर की ट्रेनिंग पे फोकस होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, स्टेप्स और टीचर की जो प्रोफेशन है उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, कि भाई टीचर की भी एक रिस्पेक्टेबल रोल है सोसाइटी में, ठीक है। सोसाइटी एज अ होल नीड्स टू बी सपोर्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विदाउट बाइसेस, कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और सोसाइटी को सपोर्ट करना है RTE को, राइट टू एजुकेशन को, ठीक है भाई। अब बता दो आप ना, दुनिया का अब RT का कोई भी क्वेश्चन डालो, किसी भी एग्जाम क्वेश्चन डालना, चाहे वो
सी टेट हो, एस टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, केवीएस हो, नीट में कोई भी उठा लेना, आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है भाई, ये बात क्लियर। आज का टॉपिक कंप्लीट, आरटीई 2009। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।